नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं अपने ही इवेंट वाले प्रोग्राम को। पार्ट 1 हमने कवर किया था, अब ये है पार्ट 2। इवेंट वाला टॉपिक वो टॉपिक है जो हमारा साल भर में महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम हुए हैं, महत्वपूर्ण जो इवेंट हुए हैं, महत्वपूर्ण जो शहर चर्चा में रहे हैं, महत्वपूर्ण जो लोग चर्चा में रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराता है। तो आपका जो करंट का महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है इवेंट्स। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, करंट की क्लास में इसे शामिल करते हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक हम देख रहे हैं जो हमारा महत्वपूर्ण इवेंट हुआ, वो कौन सा इवेंट था? लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। अब ये लाडली लक्ष्मी स्कीम जो है बहुत पुरानी स्कीम अपने आप में, ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना। अब ये लाडली लक्ष्मी योजना जो है, ठीक है, वो शुरू हुई थी 2005-6 में। हम सब जानते हैं, ठीक है, कि 2005-6 में इस योजना को शुरुआत की गई थी। यानी 1 जनवरी 2006 के बाद से जन्म लेने वाली ऐसी परिवार की महिला लड़कियां जिनका जन्म, ठीक है, जो अपने माता पिता की एकमात्र संतान हो या अगर जिनकी माता पिता की 2 संतान है, उनमें से एक लड़की हो, वो इस योजना का लाभ ले सकती है। इस योजना के तहत क्या होता है? इस योजना के तहत सरकार उनके जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु तक, ठीक है, 5-5 हजार रुपए की एफडी जमा करती है। याद रखिए, 6-6 हजार रुपए की एफडी जमा करती है। यानी कुल मिला के 30 हजार रुपए की एफडी प्रदान की जाती है, फिक्स डिपॉजिट किया जाता है उनके नाम से। अगर लड़की 18 साल की हो जाती है तो 18 साल की एजुकेशन के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाएगा, और 21 साल की उम्र में अगर शादी करती है तो शादी के लिए भी वो पैसा उपलब्ध होगा। तो वो पैसा 30 हजार नहीं होगा, बल्कि वो ब्याज सहित जुड़ के जो पैसा मिलेगा, वो पैसा लड़की को उपलब्ध हो जाएगा, कन्या को उपलब्ध हो जाएगा। यही स्कीम कहलाती है लाडली लक्ष्मी योजना। इसी का 2.0 नया वर्जन लॉन्च किया सरकार ने। क्या लॉन्च किया कि 18 साल के बाद हायर एजुकेशन की अगर लड़की जाती है तो उसकी पढ़ाई का खर्चा भी कौन उठाएगी? हायर एजुकेशन के लिए जो लड़कियां, कन्या जो इसमें सक्षम होंगी, जो हायर एजुकेशन पाना चाहती हैं, तो उनको ऐसा नहीं कि केवल शादी के लिए पैसा मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए सरकार अलग से फंडिंग करेगी, उनकी पैसा उपलब्ध कराएगी उनके लिए। याद रखिए, उसी को कहते हैं लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, नया वर्जन जो आया है, जो 2 नवंबर 2022 को सरकार ने लॉन्च किया रविंद्र भवन भोपाल से। कहां से लॉन्च हुई है? भोपाल से लॉन्च हुई है। तो एक और क्वेश्चन आ सकता है, लाडली लक्ष्मी योजना का 2.0 वर्जन कहां से आया है? भोपाल में लॉन्च किया गया था। क्लियर है? इस स्कीम तो 2005-6 पुरानी है, याद रखिएगा। स्कीम तो पुरानी है, लेकिन इसका नया वर्जन लॉन्च किया गया है 2.0। जिसमें क्या कहा गया है? जिसमें कहा गया है कि हायर एजुकेशन के लिए भी क्या करेगी सरकार? हायर एजुकेशन के लिए भी ऐसी लाडली लक्ष्मी योजना में जो रजिस्टर्ड लड़कियां हैं, कन्या हैं, इनको 1,85,00,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी। यानी सारी लड़कियों को मिलाकर, याद रखिए, हायर एजुकेशन के लिए एक बच्ची को 1,85,00,000 नहीं देने वाले हैं। याद रखिए, उस शिक्षा में जो भी एलिजिबल होंगी लड़कियां, जो हायर एजुकेशन का पार्ट बनेंगी, उनकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी उनके लिए राशि हस्तांतरित की जाएगी, प्रकार की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। क्लियर है? यही कहलाती है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। ये नया वर्जन है लाडली लक्ष्मी योजना का। चलिए अगला देखते हैं। अगला चर्चा में है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी चर्चा में क्यों है? देखिए, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे, ठीक है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। याद रखिए, 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, 3 ही लोग ऐसे हैं भारत में जो 3 बार प्रधानमंत्री के कार्यकाल रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आ सकता है? याद रखिएगा, यहाँ पे चर्चा में आ सकता है कि जो सागर जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, सागर में सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसका नाम रखा जाएगा अटल पार्क में। कहां पे स्थापित होगी? सागर के अटल पार्क में स्थापित की जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी को क्या मिला हुआ है? भारत रत्न भी प्राप्त है, याद रखिएगा। कारगिल वॉर हो या पोखरण का परमाणु परीक्षण हो, सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियां इनके जीवन में जुड़ी हुई हैं, इनके कार्यकाल से जुड़ी हुई हैं। याद रखिए। तो याद रखिए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित होने वाली है? सागर जिले के अटल पार्क में। तो हमारे लिए सागर क्या हो जाता है? हमारे लिए सागर एमसीक्यू बन जाता है। सागर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? तो यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर है? तो आंसर क्या आएगा? सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हैप्पी शॉप। ये हैप्पी शॉप है क्या? याद रखिए, कंपनी आपने सुना होगा एचपीसीएल, नवरत्न कंपनियों में से एक है, भारत की महारत्न कंपनियों में से एक है। महारत्न कंपनी भारत सरकार की एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल, जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाती है। इसने पूरे भारत में इसके 10 स्टोर चलते हैं, रियल आपके रिटेल स्टोर कहते हैं। यहाँ पे आप सामान डायरेक्ट एचपीसीएल का सामान सीधा आप खरीद सकते हैं। जैसे रिटेल पेट्रोल पंप होते हैं एचपीसीएल की, बीपीसीएल के, आईओसी आईओएल के, याद रखिए, इंडियन कॉर्पोरेशन के, आईओसी के। ऐसे ही एचपीसीएल ने अपने रिटेल उत्पादों को, ठीक है, अपने उत्पादों को रिटेल मार्केट में बेचने के लिए खुद की अपनी शॉप शुरू की है। इसे कहा था हैप्पी शॉप। ऐसी कुल इंडिया में मिला के 11 शॉप हैं। मुंबई में चल रही है, चेन्नई में चल रही है, तमिलनाडु आपके कोलकाता में भी चल रही है। तो ऐसी 11 शॉप हैं। इसकी 12वीं शॉप और मध्य प्रदेश की पहली शॉप कहां स्टैब्लिश की गई है? भोपाल में।
तो भोपाल में 11 शॉप तो पहले चल रही, 11 शहरों में, याद रखिएगा। 12वां रिटेल स्टोर खुला है हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अपना, याद रखिए इसे कहते हैं हैप्पी शॉप। तो मध्य प्रदेश में HPCL की पहली हैप्पी शॉप कहाँ खोली गई? तो हमारे लिए आंसर क्या आएगा? MCQ बन गया हमारे लिए, याद रखिए कौन सा? भोपाल। दूसरा क्वेश्चन, हैप्पी शॉप किसके द्वारा खोली जा रही है? BPCL, HPCL, ONGC, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो हैप्पी शॉप कौन खोल रहा है? HPCL के द्वारा खोली जा रही है। ये हैप्पी शॉप का उद्देश्य क्या है? हैप्पी शॉप का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भाई HPCL अपने उत्पादों को, याद रखिए, वो रिटेल मार्केट में डायरेक्ट ग्राहक तक सीधा पहुंचा सकती है। अब उसको बीच में डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं है, वो अपने उत्पादों को सीधा अपने क्या कर सकती है? ग्राहकों तक पहुंचा सकती है। तो भारत मध्य प्रदेश का पहला है ये, और भारत का 12वां हैप्पी शॉप स्टोर है HPCL का भोपाल में। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देखिए, अगला महत्वपूर्ण इवेंट क्या हुआ? महत्वपूर्ण इवेंट हुआ कि मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और 3 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश में ट्राइबल स्पेशल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जनजातियों के लिए विशेष परियोजना चलाई जा रही हैं। तो MP गवर्नमेंट ने 3 ST के लिए, याद रखिए 3 ट्राइबल एरिया के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 3 स्कीम लॉन्च की हैं, 3 योजनाओं की लॉन्च की हैं, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन सी 3 योजनाएं हैं? ये 3 योजनाएं कौन कौन सी हैं ये मालूम होना चाहिए। पहली योजना है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। जनजातीय क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए योजना शुरू की गई है। दूसरा, टंटया भील आर्थिक कल्याण योजना। टंटया भील मामा कौन है? हमारे आदिवासी कहलाते हैं। आदिवासी को मामा मध्य प्रदेश के मामा कहलाते हैं, आदिवासी को मामा कहलाते हैं। इन्हें आदिवासियों को रॉबिन हुड भी कहा जाता है, टंटया भील को, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, टंटया भील आर्थिक कल्याण योजना। और तीसरी है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विकास योजना, याद रखिए, पर विशेष अनुदान योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष अनुदान योजना। ये 3 योजनाओं की मंजूरी दी है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, जो पैटर्न अगर हम देखें, तो अगर हमने आपने पुराने पेपर देखे होंगे तो पैटर्न हो जाता, बन जाता है। क्वेश्चन ये आएगा कि तीनों योजनाओं के नाम लिख दिए जाएंगे। एग्जाम में 4 ऑप्शन आने हैं, उसमें 3 ऑप्शन में तीनों योजना के नाम लिखे होंगे, और एक चौथी योजना भी लिखी होगी, चौथा प्लान आपकी प्रोजेक्ट भी लिखा होगा, जिसमें स्कीम लिखी होगी। और फिर पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी जनजाति विशेष संबंधित योजना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। या हाल ही में निम्न में से किस योजना की घोषणा नहीं की गई? तो 3 योजनाओं में से एक को हटाना पड़ेगा। ये तीनों आएंगी, याद रखिए, उसमें से एक हटाने की क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? तो इन तीनों को योजना का नाम डाल सकते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जनजाति समाज से या जनजाति समुदाय से संबंधित कौन सी योजना अभी वर्तमान संचालित नहीं हो रही है। ऐसी योजना अगर आ जाए तो 3 योजनाओं का नाम याद होना चाहिए। जो चौथी होगी, इससे रिलेटेड नहीं होगी, वो आंसर होगा आपका, जो नहीं वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन का पैटर्न देखने के लिए आपको पुराने पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, याद रखिए 3 स्कीम को लॉन्च किया गया है। चलिए अगला देखिए, अगला महत्वपूर्ण आता है बलिदान दिवस। अब ये बलिदान दिवस क्या है, ये क्वेश्चन आता है। तो बलिदान दिवस जो है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 18 सितंबर को मनाया गया। 18 सितंबर को कहाँ मनाया गया? जबलपुर में मनाया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बलिदान दिवस कब मनाया गया? 18 सितंबर को मनाया गया। कहाँ मनाया गया? जबलपुर में मनाया गया। क्यों मनाया गया? 1857 का रिवोल्ट आपको याद होगा, 1857 की क्रांति आपको पड़ी होगी। ठीक है, याद रखिएगा। 1857 की जो क्रांति थी, उसमें जबलपुर में महाकौशल क्षेत्र, जबलपुर का मतलब उस इलाके का जो महाकौशल क्षेत्र है, इस महाकौशल क्षेत्र में किसने लीड किया था रिवॉल्ट को? यहाँ पे लीड किया है, ठीक है, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने, इन दोनों लीड किया था, याद रखिएगा। तो अंग्रेजों ने उनको पकड़कर तोप से उड़ा दिया था, याद रखिए। यहाँ से कहानी मालूम होगी आपको, जानकारी मालूम होगी। तो राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने बलिदान दिया था महाकौशल क्षेत्र में 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 के रिवॉल्ट के दौरान, याद रखिएगा। इसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? जो उन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया, जो क्रांति में योगदान दिया, अंग्रेजों को, ठीक है, मजबूर कर दिया, घुटनों पर ला दिया, इसी के लिए बलिदान दिवस मनाया जाता है, रघुनाथ शाह और शंकर शाह के सम्मान में। याद रखिए, इस दिन का बलिदान हुआ था 18 सितंबर को, इसलिए 18 सितंबर को जबलपुर में क्या मनाया गया? बलिदान दिवस मनाया गया। तो हमारे लिए MCQ वाले क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? हमारा पहला MCQ बन सकता है, बलिदान दिवस कब मनाया गया? हमारा पहला क्वेश्चन बन गया 18 सितंबर को। दूसरा क्वेश्चन बन गया कहां मनाया गया? जबलपुर में, याद रखिए, जबलपुर में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा बन गया कि 1857 के रिवॉल्ट के समय महाकौशल क्षेत्र से या जबलपुर के क्षेत्र से किसने लीड किया था क्रांति को? रिवॉल्ट को किसने लीड किया था? नेतृत्व किसने किया था क्रांति का? तो आंसर क्या आएगा? शंकर शाह और रघुनाथ शाह। क्लियर है? ये क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब आते हैं, अगला जो इवेंट महत्वपूर्ण है वो है शिवानी पांडे। अब ये कोई इवेंट तो नहीं है, लेकिन शिवानी पांडे का नाम इसी चर्चा में है क्योंकि शिवानी पांडे ने क्या जीता है? मिसेस इंडिया 2022 का अवार्ड जीता है। याद रखिएगा, कहां पर हुआ था मिसेस इंडिया 2022? ये थाईलैंड में हुआ है।
तो मिसेस इंडिया 2022 का जो सम्मान है, पुरस्कार है, किसने जीता है, प्रतियोगिता किसने जीती है, ये प्रतियोगिता जीती है, कंपटीशन जीता है, थाईलैंड में आयोजित हुआ था, भोपाल की शिवानी पांडे ने। कहाँ की हैं, भोपाल की रहने वाली हैं। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, शिवानी पांडे का संबंध किस क्षेत्र से है, याद रखिए। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना भी बनी रहती है। अगला घटनाक्रम हुआ विश्व रंग पुस्तक यात्रा। अब विश्व रंग पुस्तक यात्रा है, पहली बात तो विश्व रंग पुस्तक यात्रा तो मालूम ही है, बुक से संबंधित होगी, लिटरेचर से संबंधित होगी। यात्रा है तो कहीं ना कहीं शुरू भी हुई होगी, यात्रा है तो ठीक है। क्लियर है, तो यात्रा कहां से शुरू हुई है मालूम होना चाहिए। तो पहली बात याद रखिए कि 22 सितंबर को यात्रा शुरू होती है, कहां से, राजभवन से। और राजभवन कहां पर है, मध्य प्रदेश में, भोपाल में है, जब गवर्नर रहते हैं, राज्यपाल का निवास स्थल है भोपाल में, इसे कहते हैं राजभवन। तो भोपाल के राजभवन से यात्रा शुरू हुई थी 22 सितंबर को। अब राजभवन से शुरू हुई है तो जो रहते हैं उन्होंने यात्रा की हरी झंडी दिखाई होगी। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगू भाई, श्री मंगू भाई पटेल। इन्होंने इस यात्रा को लॉन्च किया, इस यात्रा को आपका हरी झंडी दिखाई। ये क्या है अपने आप में, हम जानते हैं कि आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी उत्सव में विश्व रंग पुस्तक यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई है। हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं यात्रा, हमारे लिए महत्वपूर्ण है एमसीक्यू। हमारा पेपर कहां से सॉल्व हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा कि विश्व रंग पुस्तक यात्रा का प्रारंभ किस समय हुआ। तो हमारे लिए आंसर क्या है, 22 सितंबर। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, विश्व रंग पुस्तक यात्रा कहां से प्रारंभ हुई, तो हमारे लिए आंसर क्या आएगा, भोपाल। क्लियर है, याद रखिएगा, दो जगह मालूम होना चाहिए पेपर सॉल्व करने के लिए। हमें जरूरत नहीं जानने की हम कि पूरा याद करेंगे विश्व रंग पुस्तक यात्रा में कौन कौन आया और किस राज्यपाल ने झंडी दिखाई थी, हमें मतलब नहीं है। हमारे लिए क्वेश्चन है एमसीक्यू सॉल्व हो जाए हमारा, तो हमारे दो क्वेश्चन से एमसीक्यू सॉल्व हो जाए। इस क्वेश्चन से जो दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो यात्रा कहां से शुरू हुई है और कब शुरू हुई थी, बस। क्लियर है चीजें। अगला देखिए, एमपी दिवस कहां मनाया गया, फ्रांस में। अब यहाँ पे है मध्य प्रदेश दिवस की बात हो रही है, याद रखिएगा, स्थापना दिवस मत पढ़ लीजिएगा। ये क्या है, मध्य प्रदेश दिवस की बात हो रही है, ठीक है। ये कोई परमानेंट फिक्स नहीं होता कि हर साल बनेगा, ये बना दिया गया है, देखा है तो बस टूरिज्म बोर्ड ने द्वारा बनाया गया है। कब मनाया गया, पहला क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया गया, तो आंसर क्या आएगा, 23 सितंबर। ये पहला एमसीक्यू सॉल्व हो गया, तो हमारा पहला एमसीक्यू हो गया कि भाई पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया गया। याद रखिए, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस नहीं पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पूछेंगे, एस्टेब्लिशमेंट डे पूछेंगे, स्थापना दिवस पूछेंगे, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 नवंबर, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश की। तो स्थापना नहीं पूछ रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं, केवल मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया गया, तो आंसर क्या आएगा, 23 सितंबर को। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, 2022 में कहां मनाया गया, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में मनाया गया। तो ये अगला एमसीक्यू क्या हो गया हमारा, अगला एमसीक्यू बन गया कि मध्य प्रदेश दिवस कहां मनाया गया, फ्रांस के पेरिस में मनाया गया। कब मनाया गया, 23 सितंबर को मनाया गया। याद रखिए, किसके सहयोग से मनाया गया, तो एमपी का टूरिज्म बोर्ड है, याद रखिए, एमपी का जो टूरिज्म बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, इसके सहयोग से बनाया गया। तो टूरिज्म बोर्ड से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन दो ही क्वेश्चन आने की संभावना इस लाइन से, इस टॉपिक से। पहला कि मध्य प्रदेश दिवस कहां मनाया गया, फ्रांस की राजधानी पेरिस में मनाया गया। कब मनाया गया, 23 सितंबर को मनाया गया। पेपर कंफ्यूजन करने के लिए पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस कब होती है, तो स्थापना दिवस कब मनाया गया, वो तो हमेशा फिक्स है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर है, याद रखिएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे क्वेश्चन में आराम से पेपर हो जाएगा। अगला इवेंट जो है वो है एकता की मूर्ति। आपने सुना होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये तो मालूम ही है। अब एक और मूर्ति स्थापित होने वाली है, याद रखिए, वो है स्टैच्यू ऑफ वननेस। अगला क्वेश्चन आ सकता है, स्टैच्यू ऑफ वननेस किसकी मूर्ति है, कहाँ लगने वाली है, कौन सी नदी किनारे लगने वाली है, इसकी हाइट क्या होगी। 4 क्वेश्चन बन गए, याद रखिए। तो पहली बात तो ये स्टैच्यू ऑफ जो वननेस है वो किसकी मूर्ति होगी, वो है शंकराचार्य का, शंकराचार्य की मूर्ति है, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन, इसकी मूर्ति की हाइट कितनी होगी, 108 फीट ऊंची मूर्ति होगी, ये अगला क्वेश्चन बन गया। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कहाँ कौन सी नदी किनारे स्थापित होगी, नर्मदा नदी के किनारे स्थापित होगी। कहाँ पर होगी, मंदाता पर्वत पर होगी। मंदाता पर्वत कहाँ पर है, ओंकारेश्वर में है। ओंकारेश्वर कहाँ पर है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ज्योतिर्लिंगों में से एक है, याद रखिएगा। तो अगला देखिए 4 क्वेश्चन बन गए हमारे इस टॉपिक से। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि भाई एकता की मूर्ति, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ वननेस किसकी मूर्ति संबंधित है, शंकराचार्य से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी नदी किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे स्थापित होगी। ऊंचाई कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, 108 फीट ऊंची मूर्ति होगी, याद रखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है, कहाँ पे स्थापित होगी, मंदाता पर्वत। मंदाता पर्वत कहाँ पर है, ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर कहाँ पर है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है, कौन से जिले में स्थापित होगी, खंडवा जिले में स्थापित होगी।
कौन सी क्रम की मूर्ति होगी? भारत की सबसे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कहां पर है? जो गुजरात में है। याद रखिए, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है वो कहां पर है? वो याद रखिएगा, वो महत्वपूर्ण मूर्ति कहां पर आती है? वो है रामानुज की मूर्ति, 1000वीं जयंती पर स्थापित की गई थी, हैदराबाद में आती है। याद रखिए, हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में। और तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति भारत में जो होगी वो होगी मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्टैच्यू ऑफ वननेस, यानी स्टैच्यू ऑफ वननेस इंडिया की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति होगी। क्लियर है? तो 4 से 5 क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। क्लियर? यहां से कुछ क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। तो देखिए, इतनी जानकारी अगर आपके पास है तो बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो मालूम ही है हमें, केवड़िया जिले में आती है गुजरात के। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति कौन सी है? शंकराचार्य की 1000वीं जयंती पर स्थापित की गई हैदराबाद में। और तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी होगी? स्टैच्यू ऑफ वननेस, जो शंकराचार्य की मूर्ति होगी। कहां पर? खंडवा के मंदाता की पहाड़ी पर, नर्मदा नदी के किनारे, ओंकारेश्वर क्षेत्र में। ठीक है, खंडवा जिले में। क्लियर? यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, अब आता है टंटैया भील प्रतिमा। टंटैया भील की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, याद रखिए। टंटैया भील की प्रतिमा कहां स्थापित हो रही है? इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र में। भंवरकुआं सभी लोग वाकिफ होंगे, याद रखिए, जो पीएससी वाले हैं वो तो सबसे अच्छा जानते होंगे। तो भंवरकुआं में, इंदौर के भंवरकुआं में याद रखिए स्थापित होगी टंटैया भील की। टंटैया भील कौन है? आदिवासियों के मामा, मध्य प्रदेश के मामा है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों का रॉबिनहुड कहा जाता है टंटैया भील को। इन्हीं की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, याद रखिए, कहां पर? इंदौर के जिले में। ठीक है, इंदौर के भंवरकुआं में। तो हमारे लिए क्वेश्चन बन गया, टंटैया भील की प्रतिमा कहां पे स्थापित होगी? इंदौर जिले में स्थापित होगी। ठीक है, क्लियर है? भंवरकुआं पूछे ना पूछे, जिले का नाम तो पूछेंगे, इंदौर में स्थापित होगी। ठीक है, क्लियर है? यहां से कुछ क्वेश्चन आने की संभावना जो होती है। और टंटैया भील तो हमने डिटेल पढ़ा हुआ है पर्सनैलिटी वाले टॉपिक्स में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला महिला औद्योगिक पार्क। देश का पहला महिला औद्योगिक पार्क। औद्योगिक पार्क क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल पार्क क्या होते हैं? ऐसे पार्क जहां इंडस्ट्री ग्रो करती है, इंडस्ट्री को सारी आधारभूत संरचनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाता है ताकि ग्रो कर सकें। ऐसा ही एक भारत का पहला महिला औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है, जहां जहां महिला उद्यमी जो होती हैं, स्टार्टअप चलाने वाली महिलाएं हैं, जो अपना उद्योग स्थापित कर रही हैं, कारखाने चलाती हैं। ठीक है, तो महिला उद्यमियों को उनको जो बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है, रोजगार की जो इंडस्ट्री ग्रो कराने के लिए, जमीन आसानी से उपलब्ध हो सके, आसानी से लोन उपलब्ध हो सके, आधारभूत संरचना का उपलब्ध हो सके, इसी के लिए क्या बनाया जा रहा है? इसी के लिए स्थापित किया जा रहा है पहला औद्योगिक पार्क। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कौन सा है? वो है पीथमपुर। वो कहां पर आता है? धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो धार डिस्ट्रिक्ट में ही, पीथमपुर में ही, कहां पर? धार जिले के पीथमपुर में ही भारत का पहला महिला औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। तो हमारे लिए पहला क्वेश्चन बन गया कि पहला औद्योगिक पार्क, भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहां बनेगा? पीथमपुर में बनेगा। तो हमारे लिए पीथमपुर क्या हो गया? हमारे लिए पीथमपुर काय में आता है? धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। यही हमारा एमसीक्यू बन गया। ठीक है, ये चर्चा में रहा है, खूब याद रखिएगा। तो भारत का पहला जो वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क जो बनेगा, कहां बनने वाला है? वो बनेगा धार जिले के पीथमपुर में। क्लियर है? पीथमपुर को कहते क्या है? पीथमपुर को कहते हैं भारत का डेट्रॉइट। ये हमने पढ़ा था इंडस्ट्री वाले टॉपिक में। भारत का डेट्रॉइट कहते हैं। अब डेट्रॉइट माने क्या होता है? डेट्रॉइट एक जगह का नाम है अमेरिका में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, याद रखिएगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सेंटर पॉइंट है, याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, भारत का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? पीथमपुर को कहते हैं। ये क्वेश्चन आने की संभावना भी बढ़ जाती है। पीथमपुर में ही मध्य प्रदेश की पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है, जिसे हम कहते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंडिया एमपी का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां बना है? पीथमपुर में स्थापित है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पीथमपुर में भारत का पहला, ठीक है, वुमेन आपके फर्स्ट वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाने वाला है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है। पीथमपुर कौन से जिले में? ये क्वेश्चन आ सकता है। पीथमपुर को कहते क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है। और मध्य प्रदेश का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पर है? विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं इसको, ये पीथमपुर में है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। जब एक क्वेश्चन बनता है तो उससे रिलेटेड पुराने क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चलिए, अगला देखते हैं। अगला आता है रेडियो स्टेशन। अब रेडियो स्टेशन क्यों चर्चा में है? वैसे तो 50 रेडियो स्टेशन होते हैं, इसलिए चर्चा में है क्योंकि मध्य प्रदेश में पहला स्कूल है जहां पे स्कूल के अंदर ही रेडियो स्टेशन स्टैब्लिश किया गया है वहां के बच्चों के द्वारा। तो मध्य प्रदेश में भोपाल में, कहां पर है? भोपाल में एक गवर्नमेंट स्कूल है, सरोजिनी नायडू गर्ल्स स्कूल। ये मध्य प्रदेश का पहला स्कूल है जहां पर क्या हुआ है? यहाँ पर पहला स्कूल है जहां पर रेडियो स्टेशन स्टैब्लिश किया गया, रेडियो स्टेशन खोला गया है, जहां पे छात्राएं जो होती हैं,
ठीक है, गर्ल्स स्कूल है। जो छात्राएं हैं यहाँ पे अपने भाषण, अपने समाचार पत्र, रेडियो जॉकी की भूमिका निभाती हैं। याद रखिए, यहाँ गाने बजाने नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे संदेश देने का माध्यम, अपने विचार प्रकट करने का माध्यम है। दिन भर में जो खबरें होती हैं उनको प्रकट करती हैं यहाँ पे जो गर्ल्स स्टूडेंट है यहाँ पे। याद रखिए, क्लियर है, ये बनाया गया है प्रकार से। ठीक है, किसके लिए? गर्ल्स स्कूल में है। भारत का, मध्य प्रदेश का पहला गर्ल्स स्कूल है, मध्य प्रदेश का पहला स्कूल है जहाँ पर अपना खुद का रेडियो स्टेशन है। याद रखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एमपी का पहला सरकारी स्कूल जिसमें अपना रेडियो स्टेशन है, वो आंसर क्या आएगा? भोपाल में है, सरोजिनी नायडू गर्ल्स स्कूल। अब आते हैं 800 ईयर ओल्ड लॉर्ड कुबेर। अब कुबेर की मूर्ति चर्चा में है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? कुबेर की मूर्ति कहाँ से मिली है, ये क्वेश्चन बनेगा। जिला कौन सा, ये मालूम होना चाहिए, और किस राजवंश से संबंधित है ये मालूम होना चाहिए, किस डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। भगवान कुबेर तो हम सब जानते हैं जिन्होंने, ठीक है, याद रखिए, सब जानते हैं इनके बारे में। जब भी हम गोल्ड की बात करते हैं तो कुबेर की नाम तो आते ही आता है। जब भी हम धनवान लोगों की बात करते हैं तो कुबेर शब्द का इस्तेमाल तो होता ही, याद रखिए। तो कहां से मिली है कुबेर की मूर्ति? बड़वानी जिले से मिली है। कहां से मिली है? बड़वानी जिले से मिली है। कितने साल पुरानी मानी जा रही है? 800 साल पुरानी मानी जा रही है। अब बड़वानी जिले की बात हो रही है तो बड़वानी, खरगोन, धार का इलाका काय में आता है? ये आता है मालवा के इलाकों में। और बड़वानी, धार, बड़वानी से इलाकों में शासन किसका रहा है लंबे समय तक? हम जानते हैं परमार डायनेस्टी का शासन रहा है, परमार वंश का शासन रहा है। इसका मतलब ये मूर्ति किससे संबंधित है? ये मूर्ति परमार डायनेस्टी से संबंधित है। और परमार डायनेस्टी का मतलब बात हो रही है तो कि बात किसकी होगी? परमार डायनेस्टी के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावी राजा कौन से थे? हम सब जानते हैं राजा भोज, जिन्होंने भोपाल भोजताल की स्थापना कराई थी। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो कुबेर की जो मूर्ति मिली है, लॉर्ड कुबेर की मूर्ति जो मिली है, ये कहाँ से मिली है? ये मिली है बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से मिली है। और कौन सी डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करती है? परमार पीरियड को, परमार डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे दो क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, कौन से जिले से मिली है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कौन सी डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करती है। तो परमार डायनेस्टी, और महत्वपूर्ण आंसर आएगा बड़वानी। तो हमारे लिए दो क्वेश्चन बन गए, पहला परमार डायनेस्टी से और दूसरा बड़वानी से। एमसीक्यू हमारा सॉल्व हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्त कैंपेन क्या है, दोस्त अभियान क्या है। नाम से याद रखिए, दोस्त अभियान। पहले दोस्त का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। दोस्त का फुल फॉर्म क्या है ये मालूम होना चाहिए, याद रखिएगा, तभी आपको चीजों को समझ में आ पाएगा, आसान हो जाएगा। दोस्त का फुल फॉर्म में अपन देखें, दोस्त का फुल फॉर्म क्या है? दिव्यांग ओरिएंटेड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम है इसका? दिव्यांग ओरिएंटेड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्ट्रक्चर बनाना जहां दिव्यांग लोगों के लिए क्या हो, जो सुविधाजनक हो, बुजुर्गों के लिए सुविधाजनक हो, इसी को कहा गया है दोस्त। तो एम्स कहां पर है एमपी में? केवल एक ही जगह पर है, भोपाल में एम्स। भोपाल एम्स में जो स्ट्रक्चर बनाया गया जा रहा है, पूरे के पूरा अस्पताल में ये सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि जो दिव्यांग लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, उनके लिए सुविधाजनक बनाया जा सके उस जगह को, उस स्थान को। क्लियर है? तो याद रखिए, इसी को कहा गया है दोस्त अभियान। क्या कहा गया है? दोस्त कैंपेन। तो दोस्त कैंपेन का संबंध है, कहां से शुरू हुआ है दोस्त कैंपेन? भोपाल के एम्स से शुरू हुआ है। पहला क्वेश्चन बन गया। तो कहां से शुरू हुआ है? भोपाल के एम्स से शुरू हुआ है। दूसरा किसके लिए है? ये दिव्यांगजनों के लिए है, जो ओल्डेस्ट लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए है। क्लियर है यहाँ तक? इसे कहते हैं दोस्त अभियान। तो शुरू कहां से हुआ है, कौन से अस्पताल से शुरू हुआ है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फुल फॉर्म क्या है इसका? दिव्यांग ओरिएंटेड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है राष्ट्रीय रूपरेखा पाठ्यक्रम। अब नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम, ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम, ये क्या होता है? हम सब जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात होती है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई है, याद रखिएगा, इसी पॉलिसी में कहा गया था कि कौन? एनसीईआरटी। कौन? एनसीईआरटी। हम सब जानते हैं एनसीईआरटी, बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी को ये कहा गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि एनसीईआरटी, ठीक है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है? 5+3+3+4, यही पैटर्न है इसका, ठीक है, कि यानी कुल मिला के एजुकेशन को हिसाब से बांटा गया है कि शुरू के जो 5 साल होंगे, जैसे 5 साल का मतलब जिसमें शामिल होगी नर्सरी, जिसमें शामिल होगा मॉन्ड 1, या बहुत से लोग कहते हैं इसको KG1, फिर होता है KG2 यानी मॉन्ड 2। अब नाम अलग हो चुके हैं बहुत से स्कूलों में, ठीक है, नर्सरी KG1, KG2 यानी मॉन्ड 1, मॉन्ड 2। तीसरा होता है फर्स्ट क्लास और सेकंड होता है सेकंड क्लास, ठीक है। ये है 5 साल की एजुकेशन, जो प्राइमरी आपके बेसिक एजुकेशन अपने आप में। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि 5 साल, याद रखिएगा, शुरू के जो 5 साल जो होंगे बच्चे के एजुकेशन के, इसको लेकर एनसीईआरटी एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी कि सिलेबस क्या होगा, पढ़ाया क्या जाएगा। तो यही फ्रेमवर्क बनाया गया है, यही एनसीईआरटी ने जारी किया है। तो किसने जारी किया है? ये एनसीईआरटी ने, ठीक है, किसने जारी किया है? एनसीईआरटी ने फ्रेमवर्क जारी किया है। इस फ्रेमवर्क में यह कहा गया है कि नर्सरी से लेकर क्लास सेकंड तक, कहां से? नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा तक
ठीक है, किसी भी प्रकार की ठीक है एजुकेशन किताबों के माध्यम से नहीं दी जाएगी, बल्कि विदाउट कॉपी एंड बुक्स, यानी बिना किसी किताबों के, बिना किसी कॉपी के एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाएगा, किताबों के बोझ में, बस्ते के बोझ में, बैग के बोझ में दबाया नहीं जाएगा। यही कहा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि एनसीईआरटी ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करे, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करे जिसमें किताबों की कॉपी की जरूरत ना पड़े, बच्चे को नर्सरी से लेकर कक्षा सेकंड तक, ठीक है, सेकंड क्लास तक, ये 5 साल की एजुकेशन प्रॉपर तरीके से मिल सके बिना किसी बोझ के। बच्चे के लिए पढ़ाई, ठीक है, एक प्रकार से बंदिश ना बन जाए, बच्चे के लिए पढ़ाई आजादी का विषय बन जाए। क्लियर है? यही क्वेश्चन आ सकता है हमारे लिए। एमसीक्यू क्या बन सकता है? पहला, ठीक है, कि भाई नेशनल आपके फ्रेमवर्क कैरिकुलम कौन जारी करता है? पहला क्वेश्चन बन गया हमारा एनसीईआरटी। दूसरा क्वेश्चन बना है कि नेशनल जो फ्रेमवर्क कैरिकुलम आया है वो कौन सी क्लास के लिए आया है? कक्षा नर्सरी से लेकर आपकी दूसरी कक्षा तक। तीसरा, कौन सी एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया है? तो 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग आया है। ये एमपी इंडिया की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी, याद रखिएगा, तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। जो इंडिया की इससे पहले 1968 में पहली पॉलिसी आई थी, एजुकेशन पॉलिसी, याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड आई थी 1986 में, और थर्ड आई है 2019-20 में, 19 में अनाउंस की गई थी, 20 में इंप्लीमेंट कर दी गई। क्लियर है? ये 3 एजुकेशन पॉलिसी, ये भी याद होना चाहिए आपको। चलिए अगला देखें, इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव। अब ये चर्चा में क्यों है? पुष्पमित्र भार्गव कौन है? इंदौर के मेयर है, यानी महापौर हैं। इसी के बाद हम कह रहे हैं, देखें तो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस चल रही, क्लाइमेट चेंज पर एक कॉन्फ्रेंस चल रही है यूनाइटेड नेशन की। वो कहां पर चल रही है? वो चली थी मिस्र के शर्म अल शेख में। अब मिस्र के शर्म अल शेख में एक कॉन्फ्रेंस चल रही है। मिस्र का मतलब होता है इजिप्ट। कहां पे चल रही है ये? इजिप्ट में चल रही है। तो इजिप्ट में चल रही है कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज को लेकर यूनाइटेड नेशन की। इसमें इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजा जाता है किसी न किसी को। तो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहे हैं? इंदौर के जो महापौर हैं, मेयर हैं, पुष्पमित्र भार्गव। और इन्हीं को करना भी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं लंबे समय से इंदौर ही क्या है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और ये स्वच्छ शहर तभी संभव है जब क्या हो, लोगों की भागीदारी हो, और वहां पे लीड करने वाला व्यक्ति भी योग्य हो, सक्षम हो। तो योग्य है, सक्षम है, तभी तो इतनी लंबे समय से, ठीक है, इंदौर टॉप पर चल रहा है। तो पुष्पमित्र भार्गव को अपने आप में वहां भेजना बहुत जरूरी है, देखा जाए तो। क्लियर है? तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में भारत की तरफ से किसको रिप्रेजेंट करके भेजा गया है कॉन्फ्रेंस में? कहां पर भेजा गया है? शर्म अल शेख में। ये कहां पर है? इजिप्ट में, यानी मिस्र में आता है। क्लियर? इसी चर्चा में है पुष्पमित्र भार्गव। अगला आता है हमारा, देखें, जनजातीय गौरव दिवस। अब जनजातीय गौरव दिवस समारोह पर क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया कब जाता है? ये होता है 15 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। पहला क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया। हमारे लिए महत्वपूर्ण दिवस है, क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है हमारे पास है। यही कारण है कि सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान है मध्य प्रदेश की ट्राइब्स। ठीक है, तो 15 नवंबर को पहला क्वेश्चन आ गया कि 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। क्लियर है? तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। इसी दिन हम देखें, इसी दिन प्रधान राष्ट्रपति जी हमारी जो है द्रौपदी मुर्मू ने शहडोल जिले से, ठीक है, क्या घोषणा की? ये घोषणा करी कि पैसा कानून को लागू करने वाला, पैसा कानून लागू करने की घोषणा कर दी। अब ये पैसा कानून क्या है? याद रखिए, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, इसे कहते हैं पैसा, PESA, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया। अब ये क्या होता है? याद रखिएगा, ये ऐसा लागू करने वाला जो मध्य प्रदेश है वो 7वां राज्य है पैसा कानून को लागू करने वाला। ये कानून बना था 1995, 1995 96 में आया था। 1995 में अनाउंस किया गया, 96 में इंप्लीमेंट कर दिया गया था। इससे पहले 1995 में भूरिया कमेटी बनी थी। कौन सी कमेटी? भूरिया कमेटी बनी थी। इसमें यह कहा गया है मध्य प्रदेश 7वां राज्य है पैसा एक्ट लागू करने वाला। बहुत लंबा समय लगा दिया मध्य प्रदेश ने लागू करने में, याद रखिएगा। तो इस एक्ट में यह कहा गया है कि पंचायतों के अधिकारों को बढ़ाया गया है। हम जानते हैं 72, 73, 74 अमेंडमेंट से क्या लाया गया था? पंचायत और नगर पालिकाओं की स्थापना हुई थी। तो 73 अमेंडमेंट जो लाया गया था 1993, 1992-93 में, तो 73 अमेंडमेंट के द्वारा जो पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है, संवैधानिक संस्था बनाया गया है। ये पैसा अधिनियम उन संस्थाओं को और ताकतवर बना देता है। क्यों? क्योंकि अब क्या होता है, जनजातीय इलाकों में जो पंचायतें होंगी पैसा अधिनियम के तहत, उन जनजातीय इलाकों में वहां के जो सरपंच होंगे, जो ग्राम पंचायतें होंगी, जिला पंचायत होगी, जनपद पंचायत होगी, उनके पास इतनी ताकत होगी कि वो चाहे वो भूमि अधिग्रहण संबंधी मामला हो, चाहे वो शराब का ठेका संबंधी मामला हो, चाहे वो आपके खनिजों का दोहन संबंधी मामला हो, माइनिंग संबंधी मामले हो, इन सब मामलों में फैसला लेने का अधिकार उनका होगा। महाराष्ट्र सरकार भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगी।
याद रखिएगा। तो यही है अपने आप में पंचायतों के अधिकारों को क्या करता है, पंचायतों के अधिकारों को बढ़ाता है। अनुसूचित क्षेत्रों में, जनजातीय इलाकों में जो पंचायतें हैं, जनजातीय समुदायों की जो पंचायतें बन के आती हैं, उनकी ताकत देने वाला अधिनियम है। यह अधिनियम लागू करने वाला मध्य प्रदेश 7वां राज्य है। और कब लागू किया, 15 नवंबर को। 15 नवंबर को क्या है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ये है कुछ जानकारी मालूम होना चाहिए पैसा के बारे में, बाकी चीजों के बारे में। चलिए अगला देखें। ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब आता है मोगली महोत्सव। अब सब जानते हैं मोगली वाली कहानी, सबने सुनी होगी। ठीक है, मोगली देखा भी होगा, गुलजार साहब ने लिखा था गाना। ठीक है, याद रखिएगा मोगली। जब मोगली उत्सव की बात होती है तो हम सब जानते हैं मोगली उत्सव के बारे में। ठीक है, कि मोगली लैंड बनाया जा रहा है। कहाँ बन रहा है, वो सुनते आ रहे हैं सालों से। ठीक है, कभी ना कभी तो बन ही जाएगा मोगली लैंड। अब मोगली लैंड की जो बात हो रही है वो कहाँ बनने वाला है, ये मोगली लैंड बनने वाला है आपके छिंदवाड़ा सिवनी में। ठीक है, कौन से नेशनल पार्क में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। पेंच नेशनल पार्क में बनाने की घोषणा की गई थी सालों पहले, तब से घोषणा ही चल रही है जी। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाएगा मोगली लैंड। ठीक है, याद रखिए मोगली की कहानी को जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। जब हम बात करते हैं मोगली की, तो मोगली की कहानी कहाँ से शुरू होती है, मोगली की कहानी शुरुआत होती है रुडयार्ड किपलिंग की बुक्स। आपने सबने नाम सुना होगा, रुडयार्ड किपलिंग ने 1902 में किताब लिखी थी, 1902 में। 1902 में इनकी किताब आई थी द जंगल बुक। किताब का नाम क्या था, द जंगल बुक। तो रुडयार्ड किपलिंग ने ही पेंच नेशनल पार्क में मोगली की कहानी को रिप्रेजेंट किया है, प्रेजेंट किया है, दुनिया के सामने रखा। तो जो मोगली की कहानी है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है। किताब का नाम है द जंगल बुक, फिल्म भी देखी होगी आपने। और जंगल बुक किसकी किताब है, रुडयार्ड किपलिंग की है। इनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर का, याद रखिएगा। ठीक है, तो मोगली लैंड के बारे में कुछ जानकारी मालूम पड़ी। अब मोगली लैंड का उत्सव कहाँ मनाया जाएगा, सीधी सी बात है, जिस नेशनल पार्क की बात हो रही है, तो कौन से नेशनल पार्क में होगा, पेंच नेशनल पार्क में मनाया जाने की बनाया गया। तो ये अपने आप में इवेंट है कि भाई मोगली लैंड, जो मोगली उत्सव है, मोगली फेस्टिवल है, वो कहाँ मनाया गया, पेंच नेशनल पार्क में मनाया गया। जब पेंच नेशनल पार्क की बात होती है तो जिला आता है, तो जिले याद रखिए कौन से आते हैं, छिंदवाड़ा एंड सिवनी। क्लियर है, छिंदवाड़ा एंड सिवनी, ये दो जिले ऐसे हैं जहां पर ये नेशनल पार्क में ये बनाया गया है। क्लियर है, दोनों जिलों में आता है पेंच नेशनल पार्क, छिंदवाड़ा और सिवनी में। क्लियर है, तो यहाँ से कुछ जानकारी मालूम होना चाहिए किसके बारे में, मोगली उत्सव के बारे में। तो मोगली उत्सव कहाँ मनाया गया, पेंच नेशनल पार्क में मनाया गया। मोगली की कहानी कौन सी बुक्स में है, द जंगल बुक्स में है। राइटर कौन है, रुडयार्ड किपलिंग। क्या प्राइज इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिल चुका है इनको। कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, याद रखिएगा। ठीक है, और कौन से नेशनल पार्क में होता है, पेंच नेशनल पार्क में होता है। पेंच नेशनल पार्क का बॉर्डर कौन से दो जिलों में फैला हुआ है, पेंच नेशनल पार्क फैला हुआ है आपके छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है राष्ट्रीय एकता सप्ताह और विश्व विरासत सप्ताह। अब दो वीक हैं, याद रखिए। एक पहला कौन सा है, नेशनल इंटीग्रेशन वीक और वर्ल्ड हेरिटेज वीक। ये बात हो रही है कि भाई मनाया गया है। अब मनाया गया है तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कब से कब मनाया गया, तो आपको तारीख याद होना चाहिए, 19 से 25 नवंबर। ठीक है, बस ये तारीख ही हमारे लिए एमसीक्यू है कि क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि भाई मध्य प्रदेश में हम देखें विश्व विरासत सप्ताह और राष्ट्रीय एकता सप्ताह कब मनाया गया। सीधा सीधा क्वेश्चन अगर आएगा तो यार आंसर क्या लगाना है, 19 से 25 सितंबर। सप्ताह की बात हो रही है, 7 दिन की बात हो रही है, 19 से 25 सितंबर नवंबर के बीच में, 19 से 25 नवंबर के बीच में मनाया जाता है विश्व विरासत सप्ताह और राष्ट्रीय एकता सप्ताह। ऐसे क्वेश्चनों में कोई तारीख याद नहीं आती, ऐसे क्वेश्चन में कोई लॉजिक काम नहीं करता, आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। ईट राइट कैंपस। अब ये ईट राइट कैंपस क्या होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, आजकल बड़ा कल्चर आ चुका है। ठीक है, ऐसे घोषणा की जाती है, ऐसे कैंपस जहां पर जो भोजन मिलता है, यहाँ पे ऐसी जगह, जरूरी नहीं कि वो हमेशा संस्थान हो, वो चाहे स्वास्थ्य संस्थान भी हो सकते हैं, अस्पताल भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आपके सरकारी जो हॉस्टल होते हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स है, इनकी कैंटीन भी हो सकती है, याद रखिएगा। तो इस आपके जो महत्वपूर्ण है, ईट राइट कैंपस, यानी ऐसी कैंपस जहाँ पे भोजन की व्यवस्था कैसी है, जहाँ भोजन जो मिलता है आम लोगों को, वहाँ के हॉस्टल के रहने वाले लोगों को, वहाँ के स्टाफ के लिए जो कैंटीन की व्यवस्था है, उसकी क्वालिटी की बेसिस पर ये आप कैंपस का दर्जा दिया जाता है। कौन दर्जा देता है, याद रखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, आपने नाम सुना होगा, FSSAI। ठीक है, फूड सिक्योरिटी सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI ये मान्यता देती है कि भाई खाने की जो गुणवत्ता है बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो क्या है इसका नाम, क्या है, ईट राइट कैंपस घोषित किया गया। अब ईट राइट कैंपस घोषणा की बात हुई है तो 4 नए कैंपस अनाउंस किए गए हैं, याद रखिएगा। ये चारों कहाँ के हैं, भोपाल के हैं। कौन कौन से भोपाल के, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला तो है टाटा टोपी स्टेडियम जो भोपाल में आता है, दूसरा टीटी नगर स्टेडियम कहते हैं इसको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आपके होटल मैनेजमेंट शाहपुरा में आता है, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट
और चौथा महत्वपूर्ण है हमीदिया अस्पताल, हमीदिया हॉस्पिटल, जो एमपी का गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अस्पताल है। इन चारों कैंपस को घोषित किया गया है ईट राइट कैंपस में, यानी इन चारों कैंपसों में जो कैंटीन व्यवस्था है, जो भोजन की व्यवस्था है, उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी में से एक मानी जाती है। ये किसने प्रमाणित किया है? FSSAI ने प्रमाणित किया है। क्लियर है? इस तरीके से देखे जाए तो भोपाल में अब तक 18 कैंपस ऐसे हो चुके हैं जिनकी घोषणा हो चुकी है। इस साल 4 के किए गए, इससे पहले भी बाकी 14 घोषित किए जा चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इस साल कितने कैंपसों को अनाउंस किया गया, या इनमें से कौन 4 में से कौन सा कैंपस आपके ईट राइट कैंपस में शामिल है। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। अगला देखिए, अगला महत्वपूर्ण जगह महत्वपूर्ण है वो है छतरपुर जिला। छतरपुर जिला क्यों फेमस चल रहा है हाल फिलहाल? याद रखिए छतरपुर जिले की खजुराहो में क्या है, हम जानते हैं विश्व विरासत स्थल अपना वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अपने आप में खजुराहो के मंदिरों को शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज में। तो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है छतरपुर का खजुराहो क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए पहला आदिवासी गांव का उद्घाटन किया है किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, हमने पढ़ा भी था, कल्चरल इवेंट भी हुआ था G20 का अपने आप में। यहाँ पर हमने जानते हैं G20 की बैठक चल रही है अभी हाल फिलहाल। ठीक है, तो G20 की जो बैठक हुई थी, कल्चरल इवेंट जो हुआ था खजुराहो में, इसी योजना इसी जो इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी गांव की का उद्घाटन किया था। ये तो क्वेश्चन हमारे लिए क्या बन गया कि मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी गांव कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर क्या आएगा? खजुराहो। जिला क्या आएगा? छतरपुर। जिला पूछेंगे छतरपुर, जगह का पूछेंगे तो खजुराहो। ये क्वेश्चन क्या आ गया? मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी गांव। अब इस आदिवासी गांव में क्या है? ये 3.5 एकड़ में फैला हुआ है और 7 जनजाति यहाँ पे निवास करेंगी। क्लियर है? ये प्रकार से एक गांव बसाया गया है, आदिवासी गांव तरक्की के नाम पर। याद रखिए ये 7 जनजातियों का समुदाय यहाँ पे निवास करेगा। 3.5 एकड़ में फैला हुआ गांव है, मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी गांव है। तो हमारे लिए MCQ क्या बन सकता है? पहला कि मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी गांव कहाँ पर स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया है खजुराहो। खजुराहो कौन से जिले में आता है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। कितने एकड़ में फैला है? 3.5 एकड़ में। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, एकड़ नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन कितनी जनजातियों को शामिल किया गया है? 7 जनजातियों को शामिल किया गया है इसमें। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। अगला आता है देवी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब एमपी हम जानते हैं कितने हवाई अड्डे हैं? एमपी में 5 हवाई अड्डे हैं। राजा भोज हवाई अड्डा है, दुर्गावती हवाई अड्डा है जबलपुर में, खजुराहो हवाई अड्डा है, याद रखिएगा। इसके अलावा ग्वालियर में है और इंदौर में है। तो एमपी में 5 हवाई अड्डे हैं, इसमें से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के केवल 2 हैं, एक भोपाल का राजा भोज और देवी अहिल्याबाई होलकर, जो आपके देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक ही है तो 2, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? इंदौर का। यह हवाई अड्डे का महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है। इस हवाई अड्डे ने भारत के जो सबसे बड़े हवाई अड्डे हैं, ठीक है, उन तक को पीछे छोड़ते हुए याद रखिए भारत में पहला स्थान पर हासिल किया है। याद रखिए भारत के 23 हवाई अड्डों को जो गुणवत्ता के हिसाब से माना जाता है, ऐसी फ्लाइट्स, ऐसा नहीं कि इसने IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया, उसको पीछे नहीं छोड़ा है। ऐसे एयरपोर्ट्स जहां पर क्या होता है, जहां पर सालाना एक साल में 18 लाख से अधिक यात्री आते हैं, ऐसे एयरपोर्ट्स, ऐसे इनकी कैटेगरी बांटी गई है। अब IGI एयरपोर्ट जो ऐसा है कि भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या छत्रपति शिवाजी महाराजा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है मुंबई में है, यहाँ पे तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेवल आते हैं। लेकिन ऐसे एयरपोर्ट की कैटेगरी जहाँ पे 18 लाख से ज्यादा के पैसेंजर आते जाते हैं साल भर में, ऐसे कैटेगरी के एयरपोर्ट्स में जैसे गोवा है, चेन्नई है, अमृतसर है, रायपुर के एयरपोर्ट्स हैं, इन सबको पीछे छोड़ते हुए पहला नंबर पर स्थान हासिल किया है इस कैटेगरी में। क्लियर है? तो हमारी लिए बड़ी उपलब्धि की बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश के परिवहन वाले टॉपिक से क्वेश्चन अगर आता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला देखें, कैलाश मानसरोवर धाम। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा सबको मालूम है क्या होती है, कहां पर है? कैलाश मानसरोवर तिब्बत क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन कैलाश मानसरोवर धाम जो है वो कहां स्थापित किया जाने वाला है? भोपाल में। यहां से हमारा क्वेश्चन बन गया कि मध्य प्रदेश में कैलाश मानसरोवर धाम कहां स्थापित होगा? भोपाल में स्थापित किया जाने वाला है। यहां से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर क्या होगा? 150 टन की, ठीक है, पत्थर की मूर्ति स्थापित की जाएगी भगवान शिव की। ठीक है, याद रखिए जो कितनी फीट होगी? 51 फीट ऊंची होगी। क्लियर है? तो भारत का पहला होगा, इससे पहला ऐसा कोई कैलाश धाम कहीं भी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये भारत का पहला होगा। तो इस धाम में भारत की पहली इतनी 51 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की जाएगी। ऐसा कोई धाम भारत में इससे पहले नहीं है। भारत का पहला जो मानसरोवर कैलाश मानसरोवर धाम होगा वो कहाँ स्थापित होगा? वो स्थापित होगा भोपाल में। यही हमारा महत्वपूर्ण इवेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आ सकता है हमारे लिए MCQ, वो है केवल एक ही है, वो है MK भोपाल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है ग्रीन सिटी इंडेक्स। अब ये ग्रीन सिटी इंडेक्स क्या होता है? ये ग्रीन सिटी इंडेक्स कोई भारत सरकार नहीं दे रही है, ये MP गवर्नमेंट ने ही शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है ग्रीन सिटी इंडेक्स।
ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जो पर्यावरण संबंधी है, स्वच्छता की बात है, इस हिसाब से इंडेक्स जारी किया गया है कि भाई आपके यहाँ प्रदूषण का स्तर कैसा है, जलवायु का स्तर कैसा है, वायु प्रदूषण का स्तर कैसा है, स्वच्छता का स्तर कैसा है। इस हिसाब से डेटा इकट्ठा किया जाएगा और इसमें शामिल किए गए हैं मध्य प्रदेश के सभी 16 नगर निगम। तो 16 नगर निगम को शामिल किया गया है। इसके हिसाब से इनकी रैंकिंग दी जाएगी कि सबसे अच्छा नगर निगम कौन सा काम कर रहा है। जैसे हम जानते हैं कि इंदौर नगर निगम टॉप पर है पूरे इंडिया में, तभी तो इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। ऐसे 16 नगर निगम है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार ने 16 नगर निगम के हिसाब से इनकी रैंकिंग डिसाइड करेगी कि सबकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है। क्लियर है, इसी को कहते हैं ग्रीन सिटी इंडेक्स। तो मध्य प्रदेश के 16 शहरों में, 16 शहर मतलब 16 नगर निगम में ये लागू किया गया है। और ऐसा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। हम जानते हैं जो भी यूनिक होता है वो काम भले आगे जाके चले ना चले, लेकिन शुरुआत एमपी से होती है हमेशा। तो यूनिक काम है अपने आप में। तो ग्रीन सिटी इंडेक्स जारी करने वाला, शुरू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कितने नगर निगम शामिल हैं? 16 नगर निगम शामिल हैं। 16 नगर निगम मतलब 16 सिटी शामिल हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। मोनिया नृत्य। अब ये मोनिया नृत्य क्या होता है? मोनिया नृत्य याद रखिएगा बुंदेलखंड की संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रतीक है अपने आप में। जो बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़ा फेमस नृत्यों में से एक है मोनिया नृत्य। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। मोनिया नृत्य से क्वेश्चन इस बार इसलिए आ सकते हैं कि गवर्नमेंट गजट प्रकाशित करती है। अपने जो गजट होता है, इसे गजट में प्रकाशित करती है कि कौन कौन से समारोह होंगे, राजकीय समारोह कौन कौन से होंगे, कौन कौन से मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक समारोह होंगे, सांस्कृतिक कला संस्कृति के समारोह होंगे। उस कला संस्कृति के समारोह में शामिल किया गया है किसको? सरकारी कैलेंडर में शामिल किया गया है मोनिया नृत्य को। ये कहाँ का है? ये बुंदेलखंड की संस्कृति का अपने आप प्रतीक है अपने आप में। कहां पर हुआ इस साल? इस साल आयोजित हुआ था छतरपुर जिले में। तो ये समारोह महोत्सव कहां मनाया गया 2022 में? अक्टूबर 2022 में, 29 अक्टूबर 2022 को मनाया गया छतरपुर जिले के बिजावर में। क्लियर है? छतरपुर के बिजावर क्षेत्र में ये बनाया गया है। तो छतरपुर से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हमारा। याद रखिए कि आपके मोनिया नृत्य समारोह कौन से जिले में हुआ? ये छतरपुर के बिजावर क्षेत्र में हुआ। पहला क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, मोनी नृत्य समारोह किस संस्कृति से संबंधित है? बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, निमाड़ी या मालवी? तो आंसर क्या आएगा? बुंदेलखंडी संस्कृति का प्रतीक है अपने आप में। ठीक है, हाल ही में किसको शामिल किया गया? इसको सरकारी कैलेंडर में शामिल किया गया, इसलिए भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे जो एक पहला एमसीक्यू बनेगा छतरपुर, दूसरा एमसीक्यू बनेगा बुंदेलखंडी संस्कृति और तीसरा बनेगा सरकारी कैलेंडर। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। फिर आता है गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। अब हम सब जानते हैं गांधी सागर की बात हो रही है, तो गांधी सागर है कहां पर? ठीक है, जब हम गांधी सागर की बात करते हैं तो गांधी सागर है मंदसौर जिले में। कहां पर आता है? मंदसौर में। और गांधी सागर डैम है, बांध है। बांध है तो कहां पर, कौन सी नदी पर है? ये भी मालूम होना चाहिए। चंबल रिवर पर है, चंबल नदी पर ये डैम बना हुआ है। ठीक है, याद रखिए गांधी सागर के बारे में। गांधी सागर हम जानते हैं 1953-54 में स्टैब्लिश हुआ था, 1953-54 में स्थापित हुआ था। 53-54 में ये परियोजना शुरू हुई थी और भारत मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। एमपी की पहली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है अपने आप में, जल विद्युत परियोजना है। तो मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है कौन सी? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है अपने आप में एमपी का गांधी सागर। इसी गांधी सागर में मंदसौर जिले में, कहां पर? मंदसौर जिले में फ्लोटिंग फेस्टिवल यानी एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। एमपी का भी नहीं, भारत का भी नहीं, एशिया का पहला। इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा हमारा कि एशिया का पहला, ठीक है, फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? तो आंसर क्या आएगा? मंदसौर में। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। कौन से जिले में? मंदसौर जिले में। क्लियर है यहां तक? तो गांधी सागर तो आपने खूब पढ़ा है, उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया। एक और क्वेश्चन आ सकता है, मध्य की पर्यटन मंत्री कौन है? याद रखिएगा, उषा ठाकुर। यहां से एक और क्वेश्चन बन गया हमारा, एक और एमसीक्यू बन गया कि उषा ठाकुर कौन है? मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री है। कहां पर हुआ है ये फेस्टिवल? ये आपके मंदसौर क्षेत्र में हुआ है। क्लियर है? तो ये है हमारे करंट की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दोस्तों, जिससे संबंधित जानकारी आपको उपलब्ध हो चुकी होंगी। हमने तो एक साल के करंट को हमने जानने का प्रयास किया कि एक साल के करंट से और क्या क्या क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी जो करंट की सीरीज है पसंद आई होगी। उम्मीद है पूरी की 10 सितंबर को जो आपका पेपर होने वाला है, इस एग्जाम में आपके लिए पूरी की पूरी 100% लाभदायक साबित होगी ये सीरीज। ठीक है, इसके अलावा आप हमसे बने रहिए हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से भी। ठीक है, आपको अपनी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेक्शन हो सकता है, वो प्रैक्टिस सेक्शन हो सकता है वो आपका अगला लेक्चर भी हो, या हो सकता है कोई नई इंफॉर्मेशन आए तो उसको शेयर किया जाए आपके साथ। मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।